हमने ये प्रावधान रखा है कि वक्फ बोर्ड में साइंटिफिक तरीके से बहुत ही एफिशिएंटली ट्रांसपेरेंट तरीके से वक्फ बोर्ड चलाने के लिए पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी का इसमें उपयोग किया जाएगा और बिल्कुल ये हर समय ये निगरानी में रहेगा। हमारा मंत्रालय से ओवरसाइट कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहेगा। वक्फ प्रॉपर्टी का सारा प्रावधान ये प्रावधान किया गया है सर। एक पोर्टल सर सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है, उसमें सारा अकाउंट्स का फॉर्मेट होगा और साथ साथ में जो मुतावाली से जिसका खिलाफ इतना कंप्लेंट करते हैं उसको अकाउंटेबल बनाया गया है कि गलत काम करेगा तो उसका खिलाफ कार्रवाई होगा सर। और सर मंत्रालय ने ये सारा पोर्टल को गति शक्ति इकोसिस्टम के साथ हम लोगों ने इंटीग्रेट करने का पॉलिसी प्रोसेस शुरू कर चुके हैं सर। सर एक बहुत महत्वपूर्ण जो मैं कहते हुए मुझे अच्छा लग रहा है, अब जो नया बोर्ड होगा सर सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड होगा, इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अनिवार्य हो गया है। महिला इसमें रहेंगे और इसमें मुस्लिम महिला और जितना अलग डिनोमिनेशन है बोहरास आगा खानीज और अदर बैकवर्ड क्लासेस अमंग्स मुस्लिम, इनको भी हमने बोर्ड में स्थान देने का निर्णय किया गया। अब हम लोग सब यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में हर धर्म के लोग हैं। अभी ये दादा बोल रहे थे कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान है क्या? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत मुसलमान वोटर है। इसको बताइए। इसलिए मैंने कहा ना दादा, आप हर समय मत बोलिए, नींद आ जाएगा आपको। सर हम लोग सर जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं सर मैं कोई स्पीच हो तो फिर सो जाओ क्या सदन में? वो कल रात क्या कर रहे थे मैं नहीं पूछूंगा उसको। सर चेक कर लेंगे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चेक कर लेंगे। ब्रॉडर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए जरूरी है। हो गया। उसको निकाल दीजिए सर। मैं इसको देख लूंगा, कार्रवाई से हटा दूंगा। और आप पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने उसको कार्रवाई से हटा दिया है। प्लीज हो गया। सर मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कहना चाहता हूँ। हम सबका कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, बौद्ध हो सकते हैं, पारसी, सिख सब हो सकते हैं। इसलिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी धर्म से जोड़ना सही नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड में इस धर्म को लेके आना चाहिए, हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां मेंबर होना चाहिए। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हिंदू है या अगर क्रिश्चियन है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी एमपी को चुन के भेज दिया बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो बोर्ड में मेंबर होता है तो क्या हम उसको चेंज कर देना चाहिए उसके धर्म को? ये एक बेसिक बात है सर। इसलिए सर ये बिना मतलब का ये इशू उठा रहे सर। उसके बाद सर अब मैं सर एक इम्पोर्टेंट
एक बात बताना चाहता हूं, वक्त बोर्ड को अच्छा से चलाने के लिए वहां टैलेंटेड लोग चाहिए, जानकारी लोग चाहिए। ऐसे किसी को आप उठा करके किसी वक्त में मेंबर नहीं बना सकते हैं सर। इसके लिए जो रिकमेंडेशन हमको मिला है, हर कमेटी और जो जेपीसी से भी रिकमेंडेशन मिला है, मैं उसी को बता रहा हूं। डाइवर्सिफाइड टैलेंट पूल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाला, जो जिसका अच्छा नॉलेज है, ऐसे लोगों को हम लोग बोर्ड में लाना चाहिए। अच्छे ऑफिसर्स को वक्त बोर्ड को मैनेज करने के लिए उनको ऑफिसर के हिसाब से वहां नियुक्त होना चाहिए। ये सब बातें हमने रखा है, ये सारा आपका रिकमेंडेशन है। हम बार बार आपको बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं, आपका रिकमेंडेशन है, इंप्लीमेंट हम कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। और सर, खास करके जो बच्चे और महिलाओं के लिए हमने काफी ध्यान रखा है, ताकि कल को ये एक्ट पास हो जाने के बाद कोई मुसलमान बच्चे या महिला किसी तरीके से उनको इंसाफ मिलने से वंचित रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए ठोस प्रावधान हम लोगों ने यहाँ रखा गया है। और सारा जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो प्रोसीड्स है, जो भी उसका इनकम होगा, ये सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी का वेलफेयर के लिए ही खर्चा होगा। और हम चाहते हैं, जब मुसलमान समुदाय को हम लाभ पहुंचाना चाहता है, तो हम खास करके गरीब मुसलमान महिलाओं के लिए जो बैकवर्ड है, उनके लिए हम कह रहे हैं, आप लोग का हाथ छोड़ेंगे तो आप लोग तो कभी भी इनको कोई मदद देने वाला नहीं है इतने सालों तक। इसलिए हमको ये प्रावधान करना पड़ रहा है। अंत में सर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्लोगन दिया है, हमारे एक मंत्र इस सरकार का है, सबका साथ सबका विकास। और ये कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूं, इसलिए इस बिल में मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये तो बहुत आपत्तिजनक वाला बात है। क्या कोई मंत्री बनने के लिए, इस देश का किसी भी मंत्रालय को संभालने के लिए, क्या पर्टिकुलर एक धर्म का, जाति का होना चाहिए क्या? बार बार वो कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूं, इसलिए मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत गलत बात उन्होंने कहा। मैं इसका आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं। सर, बोला। इसलिए सर, इस बिल को इस सदन में रखते समय मुझे बहुत ही खुशी तो मिल रही है, साथ साथ में एक भावना भी है मेरे मन में कि एक नॉन मुस्लिम, मैं खुद माइनॉरिटी हूँ, नॉन मुस्लिम हूँ, लेकिन मुसलमानों का वेलफेयर के लिए ये बिल रखने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से इतना एक भला काम करने का जो मौका मिला है, ये हर आदमी को ये मौका नहीं मिलता है। इसलिए मैं अपने आप को मैं बहुत ही भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि हर रोज हम लोग काम करते हैं, इस सदन में बैठ करके 12 बजे तक, रात तक हम लोग डिबेट डिस्कशन करते हैं। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है जो सदियों तक याद रखेगा कि ऐसा काम किसी सरकार को, किसी मंत्री को बात रखने का मौका मिलता है। सर, मेरे पास और भी पॉइंट बहुत है, लेकिन जैसे हमारे कांग्रेस के साथियों ने और कई लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया है, मैं मानता हूं कि जो प्रमुख रूप से जो मुद्दा, जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया, उसका हमने रिप्लाई कर दिया गया है। और बिल में जितना भी प्रावधान, जितना सेक्शन हमने या डिलीशन किया, एडिशन किया या अमेंड किया, सारे के सारे प्रावधान को हम उचित समय पर और विस्तार से आपके सामने में रखूंगा। ये मेरा आखिरी भाषण नहीं है। इसलिए आप लोगों ने इतना आपत्ति आप लोगों ने दर्ज किया, लेकिन मैंने उसका सिर्फ 50% ही रिप्लाई किया है। अभी 50% और भी जवाब देना बाकी है, लेकिन
आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का परमिशन से आज आप लोगों को भी इतना सवाल उठाने का मौका दिया, इतना और ज्ञान मुझे भी आपके जितना भी आशंकाएं हैं दूर करने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय जी, इसी शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि इस बिल को मैं इस सदन में इंट्रोडक्शन के रूप में पेश करूं। नहीं, माननीय सदस्य, जो सदस्यों की भावना है कि आप इस पर और डिटेल चर्चा करना चाहते हैं, इस विषय कुछ बोलना चाहते हैं आप? सर, जैसे कि हम लोग बहुत ही ओपन माइंडेड, बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके सर, ये जो इनका बर्ताव है, इसको देख करके मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम तो नए नए एमपी बन के आए थे, हम पीछे बैठते थे पुराने सदन में। जब यूपीए का नया नया सरकार बना था, हम लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट किया, और सदन में उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो सीनियर लीडर है, उन्होंने सदन में उठ के कहा, आप लोग का काम अपोज करना है, लेकिन सरकार सुने ना सुने सरकार का मर्जी है। उस समय हम लोग कहते थे। आज हम इतना खुले दिल से कह रहे हैं कि आपने रिक्वेस्ट किया, सारा सदन सबने कहा कि इस बिल पे और भी चर्चा होना चाहिए, स्क्रूटनी होना चाहिए। क्यों नहीं? हम इसके लिए भागने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा मनसा साफ है, हमारा कदम साफ है। किस चीज से डरना है? किसी भी कमेटी में जाके इसको स्क्रूटनी करना है, हम स्वागत करते हैं सर, इसमें पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब हम छुप के कोई गलत काम करता है तब भागते हैं, हम भागने वाला नहीं है। इसलिए अगर किसी कमेटी में जाना है, हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए, और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें, और स्टेक होल्डर से बुला करके जो भी सुनना है, आप इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहां से आप पास कर दीजिए। और भविष्य में हम खुले मन से इस तरह का आपका सजेशन हम जरूर सुनेंगे, लेकिन देश के लिए जो सही है हम जरूर करेंगे। इसी बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के अनुमति प्रदान किया दे। अब माननीय मंत्री जी विधेयक पुनर्स्थापित करें। सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। आइटम नंबर 14 श्री किरण रिजिजू जी कमेटी में जा रहा है। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. एटी मोहम्मद बशीर आइटम नंबर 14 पे बोलना चाहते हैं। इंट्रोड्यूसर दूसरा बिल है। छोड़िए सर, अगला लीजिए, नेक्स्ट बेनी बानन नो, के राधा कृष्णन नो, सोगत राय जी। सर, ये जो बिल है मुसलमान वक़्फ़ बिल को वापस लेने के, वैसे भाई मुझे बोले तो फिर तुम बोलो। अरे बोलो ना। कोई बुरी बात नहीं। सर
मंत्री जी प्रस्ताव लाएंगे, अभी नहीं, इसके बाद, अभी इनको बोलने के बाद। Sir, under Rule 72(1), I oppose the introduction of this bill on Musalman. एक मिनट, अभी वह प्रस्ताव ला रहे हैं इस कमेटी में, ये बिल और वह बिल एक ही है। ये हाँ। बिल सेकंड पार्ट उसमें नहीं, ये रिपील सेकंड करने एक का ही बिल बिल है, रिपील करने का बात है। रिपील करने का है। हाँ न सर, रिपील करने मैं का। दो ही चीज बोलने चाहता हूँ। ये संदेह ये होता है कि सरकार मुसलमान वक़्फ़ प्रॉपर्टी पर कब्जा करने चाहते हैं। सारा देश में वक़्फ़ बोर्ड के हाथ में 8.7 लाख प्रॉपर्टी है। इसका पूरा एरिया है 9.4 लाख एकर्स अक्रॉस इंडिया और इसका एस्टिमेटेड वैल्यू है 1.2 लाख करोड़। सरकार इस पर दखल लेने चाहते हैं, इसलिए कलेक्टर का बात जो बोला, पहले तो कलेक्टर नहीं था, तो सरकार इसमें इंटरफियर करने चाहते हैं और ये बोलते हैं कि 2 मुस्लिम वीमेन और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स ऑन द बोर्ड, ये नॉन मुस्लिम मेंबर बोर्ड में जाएगा तो वक़्फ़ बोर्ड का जो सैंक्टिटी वो खराब हो जाएगा। इफ इट्स ए मुस्लिम प्रॉपर्टी गिफ्टेड बाय ए मुस्लिम फॉर द बेनिफिट ऑफ मुस्लिम, ये नॉन मुस्लिम नहीं होना चाहिए। सर, it also introduces the district collector as an arbiter to decide if a property is a waqf or government land. इसलिए ये बिल को, मुसलमान वक़्फ़ एक्ट बिल को विड्रॉ करने का जो कोशिश है, मैं उसको पूरा विरोध करता हूँ। किरण रिजिजू 1 घंटा बोला है, हमारे कलीग वाईसी साहब पहले वाला बिल में डिवीजन मांगे हैं, उसको भी मैं पूरा समर्थन करता हूँ। ये बहुत सेंसिटिव बिल है, ये बहुत सेंसिटिव बिल है, इसमें कोई जल्दीबाजी, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट का जो कानून है, आपने चर्चा का मौका दिया, सब लोग बोला, तो अभी डिवीजन चाहते हैं तो डिवीजन कराए, इसमें क्या हर्जा हो सकता है। ये पूरा चीज सरकार के हाथ में नहीं जाना चाहिए। ओके। मुसलमानों को जो एक्ट रिपील का मैं मूव किया है, मैंने मूव कर चुके हैं जो 1923 मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 का रिपीलमेंट का, उसको तो रिपील कर ले। ओके, तो मैं इसमें ले लो बताऊंगा, आप जानना चाहते हो तो मैं बताऊंगा। आप 2 मिनट बता दो सर, मैं 2 मिनट बताऊंगा सर। वो जानने तो ना, हाँ, नहीं, रिपीलमेंट का रिपीलमेंट भी कमेटी में जाएगा, इसमें क्यों डर रहे हैं? ये सर रिपीलमेंट का ये है सर, मुसलमान वक्फ एक्ट तो कौन सा एक सर, द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 was brought into force on 5th August 1923 and applied to the whole of then British India. सुनिए, क्यों वो कानून स्टैट्यूट बुक में रहना ही नहीं चाहिए था, इतना साल रहा, रिपील करना चाहिए ना, इंक्लूडिंग ब्रिटिश बालूचिस्तान एंड संथाल परगनास। समय का जुरिस्डिक्शन में बता रहा हूं। The Waqf Act 1954, which enacted the laws of Waqf for the first time in independent India, provides White Section 69, Clause 1, Subclause 5, that the Mussalman Waqf Act 1923 does not apply to any Waqf governed by the 1954 Act. So, in effect, 1923 मुसलमान वक्फ एक्ट इन इफेक्ट रिडंडेंट हो चुका है, ये सर एप्लीकेबल नहीं है। सो इन इफेक्ट ये रिडंडेंट हो चुका है, इसलिए सर स्टैट्यूट बुक में नहीं रहना है, इसलिए मैं ये रिपील अमेंडमेंट इसको भी, आप इसको भी रिपील को भी कमेटी में भेज रहे हो ना। ये एक्ट एक्चुअल में 1995 एक्ट और 2013 का अमेंडमेंट आने के बाद अस्तित्व में नहीं, हम कागज पर से निकाल रहे, इतना ही है। और मैं मानता हूं इसमें विपक्ष सहमत होगा। आप दोनों कहा है कि
इस पर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाएंगे। प्रस्ताव क्या है आपका? जो ये रिपीलमेंट वाला तो सर नहीं, इसका जॉइंट पार्लियामेंट दूसरा सर जो 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर मैं सभी माननीय सदस्यों सभी दलों से नेताओं से बात कर इस जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। ठीक है। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति बताएं। सर पढ़िए। डिवीजन हाँ करा लो, डिवीजन बैठो। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति बताया जाए। जो सदस्य पक्ष वहां के हैं, जो सदस्य के विरोध में ना के हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मैं बिल को प्रस्तावित करता हूँ। नहीं चल रहा है सर। 67 ये कहता है सर कि यदि दो आइडेंटिकल बिल एक साथ हैं तो एक बिल को जो है सरकार वापस ले सकती है। ये रूल कहता है। इसमें कौन सा डिवीजन का बात है सर? आपका जो रूल है ये कह रहा है दोनों आइडेंटिकल बिल है। ये 1923 का बिल है जिसको कि हटा के ये वक्त 95 को लाया जा रहा है। दोनों बिल एक है, यही तो रूल कह रहा है सर। जी अच्छा आप बोल रहे हैं। Demand a division, sir. This is my right. I want a division, sir. Please. आपका राइट तो है, लेकिन राइट जो है इस पे कैसे राइट बनेगा आपका? सर हम तो शुरू से बोल रहे हैं डिवीजन। शुरू से तो बोल रहे हैं। आप ही नहीं सुनो तो मैं क्या करूं सर? नहीं, मेरा तो राइट है। हम तो आप ना, स्पीकर ना, नहीं सुनो तो कैसा होगा सर? ना। मैं तो शुरू से बोल रहा हूं डिवीजन करवाइए, डिवीजन करवाइए। नो। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ के, जो सदस्य विरोध में ना के। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के अनुमति प्रदान की माननीय विधेयक को पुनर्स्थापित करें। आई इंट्रोड्यूस द बिल सर। माननीय सदस्य नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। जो सदस्य 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे सभा पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 16 भारतीय वायुयान विधेयक 2024। माननीय मंत्री जी। नायडू जी। माननीय मंत्री महोदय बताइए। इंट्रोडक्शन बोलेंगे सर। आई इंट्रोड्यूस द बिल फॉर कंसिडरेशन सर। हम देखिए ना, ये देखिए बोलिए आप थोड़ा। सर वो शुरू कर। नहीं वो बोले सर। अरे थोड़ा बोलिए। बिल पे बोलिए तो इंट्रोड्यूस कर दिए बिल। Honorable Speaker sir, thank you for giving me the opportunity to introduce Bharatiya Vaayuyan Videyak 2024 in the House sir. Sir, this bill aims to regulate and control the design, manufacture, maintenance, possession, use, operation, sale, export and import of aircraft alongside matters connected therewith or incidental thereto, sir. Sir, just to give a brief update on why we had to bring the bill. Sir, the bill is from a pre-independence era which has been brought in 1934 and it was called the Aircraft Act. The Indian Aircraft Act, which was brought in 1934, has gone under several changes over the years. And in fact, up to the tune of 21 amendments were made and 21 number of times where there have been changes brought to these
through various sections which were amended in the Act also, sir. Now, because of this, the whole structuring of the Act itself has led to a lot of ambiguity, contradictions, and in terms of the powers and functions of certain internal organizations like the DGCA, BCAS, and other provisions which are supposed to be there in the Act, they are not well structured. And because of this, there was a dire need to structurize the whole bill into a structurize the bill once again, sir. And that is why we have brought the Act again, making a lot of changes, bringing a lot of structure into this. And that is why I would like to introduce the bill again, and I'm open to all the suggestions. सभी माननीय I'm open सदस्य to all the suggestions that the members are willing to make, and I open the forum for discussion, madam, for the bill. All right, we're getting in all the details from Parliament as the Waqf Bill, the controversial bill, has just been tabled by Minorities Affairs Minister. Now, the opposition has spoken about the fact that they are, in fact, not in agreement with several provisions of this bill. But the government ad nauseum has argued about the fact that this bill is not discriminatory and it is not going to be depriving anyone of their religious rights, is what the government has argued. Kiren Rijiju, the Minority Affairs Minister, has spoken about the fact that we are ready to listen, discuss, and also send it to the Joint Parliamentary Committee, send it to the JPC, essentially for a wider discussion on this important bill. Also has spoken about the fact that the Congress government did little to safeguard the interest of the Muslim community, is what the government has said today, and that the opposition, in fact, has argued that the Muslims here are getting a raw deal. Listen to what the minister said. सबसे पहले अध्यक्ष महोदय जी, इन्होंने कॉम्पिटेंसी का मुद्दा यहाँ उठाया। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूंगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में रूलिंग दिया गया है, और उस रूलिंग के तहत वक्फ बोर्ड डजंट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा सर, इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। और सर, संविधान के कंकरेंस लिस्ट एंट्री नंबर 10 और 28 में आज के जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो एंट्री 10 और एंट्री 28 में ये कंकरेंस लिस्ट में है। इसलिए ये पूरा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इस सदन के पास है, भारत सरकार के पास है, इस सदन में ये बिल पेश करने का। जो अमेंडमेंट आज हम लाने जा रहे हैं इस सदन में, वो वक्फ एक्ट 1995, जिसको 2013 में अमेंडमेंट ला करके इस पूरा जो वक्फ का पर्पस, इंटेंशन और जिसके उम्मीद में लोगों का सालों तक था कि इस अमेंडमेंट जो लाया इससे कुछ फायदा मिलेगा, उसको उल्टा करके 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था, जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहां सदन में आना पड़ रहा है।
Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you're asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you're doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you're doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you're doing, you're restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and violating Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their property dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years. Sir, एक 2 मिनट दिए, सबको दिया आप. अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to Waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Parbandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC, SWB, but he cannot dedicate Waqf. Arbitrage, why is arbitrage? Sir, existing law protected the status of registered Waqf properties. You have replaced that. By empowering collector to determine title, you are violating principle of natural justice, that one may not be a judge in their own cause. Section 61, if DM says to Matawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offence. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired